नमस्कार प्रिय बच्चों। अभी तक हम आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्यायों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम आपकी त्वरित अध्ययन के लिए जो पुस्तक है, त्वरित पठन की जो पुस्तक है, भारत की खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित है, का चतुर्थ अध्याय युगों का दौर प्रारंभ कर रहे हैं। आज इसके अंतर्गत उप विषय गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, हम इसको द्रुत पठन पाठन के भाव के साथ इसको पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। मतलब मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक बृहद साम्राज्य हुआ है। उसके पश्चात शुंग वंश और उसके बाद हम जानते हैं कि कण्व वंश, ऐसे छोटे छोटे वंश आए हैं। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। मेनांडर या मिलिंद जो है वो एक यूनानी शासक था, जिसने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसका नाम मिलिंद के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई थी। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं बच्चों ना। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ हमें गांधार शैली, मथुरा शैली आदि विविध शैलियों में मिलती है। तो ये जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जिस एक नवीन शैली का प्रारंभ हुआ या जन्म हुआ, इसे हम गांधार शैली कहते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इसमें हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पार से आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। बेटा, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि विदेशी आक्रमणकारी भारत आए तो ऐसा नहीं है कि वो लूट खसोट करके यहाँ से चले गए हों। नहीं, हमें बहुत से जो यूनानी आक्रमणकारी यहाँ आए, उनसे हमें यूनानी आचार विचार, सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिला। तो उन्होंने भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को जाना, पहचाना और बहुत से लोग तो यहीं के होकर के रह गए। मध्य एशिया में शक सिथियन लोग ऑक्सस मतलब अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। युची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। यूचियों में से ही एक दल कुषाणुओं का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्कन की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में, कुषाण शासक कनिष्क के बारे में। तो ये कुषाण जो है यूची जाति के थे और ये मध्य एशिया से आए थे। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक, देखिए यहाँ आया भी है, उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। मैंने आपको जैसा बताया कि कनिष्क जो है कुषाणों का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुआ है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जुरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी, जो कि आज आपके पाकिस्तान में है पेशावर, उसके निकट थी इसकी राजधानी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों से मिलने का स्थान बन गया। बेटा, पुराने समय में तक्षशिला जो है वो विद्या का केंद्र था। जैसे आज आपके बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, ऐसे ही पुराने समय में प्राचीन काल में तक्षशिला एक महान विश्वविद्यालय था, जहाँ विश्व भर के छात्र या ज्ञान पिपासु कहें
शिक्षा ग्रहण करने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। यहीं से देखिए आगे, वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। जैसा मैंने आपको बताया कि विद्याध्ययन के लिए आते थे। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, यूचियों, ईरानियों, बाक्ट्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़। देखिए, आड़ू और नाशपाती ये भारत में चीन की देन है। इसको आप अधोरेखांकित कर लेंगे। आड़ू और नाशपाती भारत में कहाँ से आए हैं? चीन से। ठीक है, चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती। इसी प्रकार गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। तो यह हम देख रहे हैं कुषाण काल में तक्षशिला जब विद्या का केंद्र था तो किस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों का जो है समन्वय हुआ, विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आई और सुदृढ़ सांस्कृतिक संपर्क का प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।